रूस ने क्राइमिया में 9 ड्रोन को गिराने का दावा कर दिया। बताया गया कि ड्रोन के जरिए क्राइमिया के कुछ हिस्सों में हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले कि ड्रोन अपने टारगेट को तबाह कर पाते उन्हें आसमान में ही ढेर करने का दावा किया गया। रूस के मुताबिक रात के समय 9 ड्रोन से क्राइमिया के कुछ हिस्सों में हमले किए गए, जिन्हें नाकाम कर दिया गया, जबकि एक ड्रोन वहां के एक गांव में गिर गया, जिसके बाद जोरदार धमाके हुए। धमाकों की वजह से किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कुछ घरों के शीशे जरूर टूट गए। क्राइमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था। यूक्रेन जंग में भी क्राइमिया की जमीन का रूस इस्तेमाल करता आया है। हालांकि ड्रोन हमले पर यूक्रेन ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के सूमे शहर में रूसी सेना ने 122 धमाके किए। बताया गया कि पुतिन की फौज ने वहां अलग अलग हिस्सों में भीषण गोलाबारी की, जिसकी वजह से सूमे शहर के लोग खौफ में आ गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने रिहायशी इलाकों में तोप से ताबड़तोड़ गोले बरसाए। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि मिसाइलों से भी हमले किए गए। बताया गया कि रूस की सेना ने सूमे शहर के कई हिस्सों को निशाने पर ले लिया और जमकर गोलाबारी की। खबर के मुताबिक रूसी सेना के हमलों में एक आदमी घायल हो गया, जबकि कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि रूसी सेना की गोलाबारी की वजह से कुछ हिस्सों में बिजली भी गुल हो गई। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेकाबू कार ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सामने से आ रही दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसका डराने वाला एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक तरफ से सफेद गाड़ी आ रही थी और उसके सामने एक काली गाड़ी आती दिखी, लेकिन तेज रफ्तार की वजह से काली गाड़ी बेकाबू हो गई और उसने सामने से आ रही सफेद गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी और वो गाड़ी सड़क किनारे लगे बोर्ड में जाकर टकरा गई। इस दौरान एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीधे जाते जाते एकदम हमारे कार के अंदर एकदम घुस गए। बताया गया कि सभी लोग उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर रतलाम लौट रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच में जुट गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इटली में खुले में नमाज पढ़ने पर बैन लगाने की तैयारी कर ली गई। वहां की सरकार में शामिल एक पार्टी ने खुले में नमाज पढ़ने पर बैन लगाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर लिया, जिसके तहत इटली में खुले में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया। ये बिल वहां की सरकार में शामिल ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने संसद में पेश किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बिल का मकसद खुले में नमाज पर रोक लगाना है। दावा किया गया कि इस बिल में वहां की फैक्ट्रियों, दफ्तरों और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया। हालांकि ये बिल अभी वहां संसद की पर्यावरण समिति के पास है, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया और कहा कि ये बिल धर्म की आजादी को खत्म कर देगा। इस बीच तुर्की ने एक बार फिर यूरोप के देश स्वीडन की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और 2 टूक कह दिया कि वह हाल में तो अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नेटो में शामिल होने की उम्मीद न पाले। स्वीडन और उसके पड़ोसी फिनलैंड ने पिछले साल एक साथ नेटो में शामिल होने की अर्जी दी थी, मगर तुर्की ने उनकी अर्जी पर अड़ंगा लगा दिया था। बहुत मनाने के बाद तुर्की ने अप्रैल में फिनलैंड को तो नेटो का सदस्य बनने दिया, मगर स्वीडन पर वो अब भी सख्त है और अगले महीने नेटो की एक समिट होने वाली है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजिब ताइप एर्दोगान ने स्वीडन और नेटो को साफ कर दिया कि उस समिट से पहले तो स्वीडन नेटो का हिस्सा नहीं बनने वाला। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन तुर्की में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देता है। तुर्की की शर्त है कि जब तक स्वीडन उन कुर्द लड़ाकों पर एक्शन नहीं लेता, तब तक वो भी स्वीडन की नेटो सदस्यता पर हामी नहीं भरेगा। हालांकि स्वीडन का कहना है कि उसने तुर्की की शर्त पूरी कर दी है, मगर तुर्की खुश नहीं है। किसी भी देश को नेटो में शामिल होने के लिए उसके सभी सदस्यों से मंजूरी लेनी होती है, इसलिए जब तक तुर्की हाँ नहीं बोलेगा, तब तक स्वीडन को नेटो की सदस्यता नसीब नहीं होने वाली। उधर ऑस्ट्रेलिया की एक महिला सांसद ने वहां की संसद के अंदर यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। निर्दलीय सांसद लिडिया थॉर्प ने डेविड वैन नाम के एक सांसद पर उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया की संसद महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं, और अपने साथ हुई घटना को बताते हुए वो संसद में रो पड़ी। Aggressively propositioned and inappropriately touched. सांसद लिडिया थॉर्प ने आरोप लगाया कि लिबरल पार्टी के सांसद डेविड वैन ने संसद भवन के अंदर उनका यौन उत्पीड़न किया। वहीं डेविड वैन ने अपने ऊपर लगे आरोप को पूरी तरह गलत बताया। Senator Thorpe's allegations are concocted from beginning to end. हालांकि लिडिया थॉर्प के आरोप के बाद लिबरल पार्टी ने डेविड वैन को पार्टी से बाहर कर दिया। इस बीच जापान में नेटो का ऑफिस खोलने की योजना पर ऑस्ट्रेलिया ने नई रणनीति बनाते हुए चीन को बड़ा झटका दे दिया। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया अभी से नेटो के साथ अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गया, ताकि चीन की दादागिरी को खत्म किया जा सके। हालांकि सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलिया को चीन से खतरा नहीं है, लेकिन द गार्डियन के मुताबिक इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया नेटो के साथ अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत कर चीन को सबक सिखाने की तैयारी में जुट गया, क्योंकि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और यहां तक ऑस्ट्रेलिया को भी आंख दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसीलिए ये देश इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। और चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ये देश एक साथ आकर चीन से निपटने की तैयारी में जुट गए। द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया भी नेटो से करीबी और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, इसीलिए उसने नेटो के जापान में ऑफिस खोलने के फैसले पर खुशी जताई। इधर कर्नाटक में हुई कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला लिया गया, जिस पर बवाल हो गया, क्योंकि सिद्धरमैया सरकार विधानसभा के आने वाले सत्र में इस प्रस्ताव को पेश करेगी।
कर्नाटक विधानसभा का सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें सिद्धरमैया सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का प्रस्ताव पेश करने वाली है, क्योंकि कर्नाटक में हुई कैबिनेट बैठक में धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया गया। ये कानून राज्य में पिछली बीजेपी सरकार लाई थी, जो सिद्धरमैया सरकार का फैसला सुनते ही भड़क गई। In the interest of children, we are going to take certain decisions. जिस धर्मांतरण विरोधी कानून को सिद्धरमैया सरकार ने रद्द करने का फैसला किया, उस कानून के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले शख्स पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। साथ ही सामूहिक धर्म परिवर्तन के लिए 3 से 10 साल की सजा भी मिल सकती है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य के सिलेबस से आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जीवनी से जुड़े अध्याय को हटाने का फैसला कर लिया। यही नहीं, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि कर्नाटक के स्कूलों में बच्चों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जीवनी को सिलेबस से हटाने का फैसला किया। In the interest of children, we are going to take certain decisions. जिसके बाद बीजेपी ने इस फैसले पर सवाल उठाए। I think they want to introduce the speeches of Rahul Gandhi. आरएसएस संस्थापक हेडगेवार की जीवनी को बीजेपी की सरकार में सिलेबस में शामिल किया गया था, जिसे सत्ता में आते ही सिद्धरमैया सरकार ने सिलेबस से हटाने के संकेत दे दिए थे और कैबिनेट की बैठक में इस पर मोहर भी लग गई। और अब वहां बच्चों को हेडगेवार की जीवनी की जगह संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी। इधर उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे माफिया सरगना अतीक अहमद के करीबी गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। प्रयागराज के चकिया में बनी उसकी दुकान को सील कर दिया गया, जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही बंद थी, लेकिन 2 दिन पहले फिर से खुल गई। जबकि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम अब भी फरार है, जिस पर 5 लाख का इनाम है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि प्रयागराज के चकिया में बनी गुड्डू मुस्लिम की दुकान फिर से खुल गई, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम ने पहुंचकर दुकान को सील कर दिया। और अब जांच की जा रही है कि किसके इशारे पर गुड्डू मुस्लिम की दुकान को खोला गया। इस बीच भारत के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ MQ-9 रीपर ड्रोन डील को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक अहम बैठक में इस पर मोहर लगी, जिसके तहत भारत अमेरिका से 30 ड्रोन खरीदेगा। और इस डील के लिए भारत सरकार $300 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 22,000 करोड़ खर्च करेगी। हालांकि अमेरिका से ड्रोन खरीद की इस डील पर अंतिम फैसला सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी करेगी। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के आने के बाद भारतीय सेना की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 445 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और करीब 2000 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। आसमान में ये करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि अपने साथ 1746 किलोग्राम का वजन लेकर उड़ान भर सकता है और तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। उधर पूर्वी यूक्रेन में रूस के भीषण हवाई हमलों को यूक्रेन ने नाकाम करने का दावा कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने नीप्रो शहर पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमले किए, ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी फौज की तरफ से दागी गई एक क्रूज मिसाइल को हवा में ही ढेर कर दिया, जबकि 20 खतरनाक ड्रोन को भी नाकाम करने की बात कही गई। यूक्रेन के मुताबिक पुतिन की फौज ने नीप्रो शहर पर रात के अंधेरे में ये हमले किए। नीप्रो शहर जापोरिजिया के बेहद करीब है, जिसके ज्यादातर हिस्सों पर रूस कब्जे का दावा करता आया है। खबर है कि इसी का फायदा उठाते हुए जापोरिजिया से रूसी सेना ने नीप्रो शहर पर हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। इधर असम पुलिस ने असम और त्रिपुरा की सीमा पर चेकिंग के दौरान कफ सिरप से भरे 3 ट्रकों को जब्त कर लिया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक इन सभी ट्रकों को अवैध तरीके से राज्य के बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, जिनमें कफ सिरप की 95,000 बोतलें भरी थी, जिनकी कीमत बाजार में कम से कम 20 करोड़ बताई गई। इसके साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जो कफ सिरप यानी खांसी की दवाइयों से भरे ट्रकों की तस्करी की कोशिश में थे। पुलिस ने बताया कि एक खुफिया जानकारी मिलने के बाद करीमगंज जिला पुलिस ने असम त्रिपुरा बॉर्डर के पास नाकाबंदी कर चेक पोस्ट से गुजर रहे 3 ट्रकों को रोका, जिनमें कफ सिरप की 95,000 से भी ज्यादा बोतलें भरी थी। आरोप है कि इनकी तस्करी असम के गुवाहाटी से बांग्लादेश में की जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि ये तस्कर इसमें कामयाब हो पाते, पुलिस ने उनका प्लान चौपट कर दिया। उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सुझाव मांगने पर बहस छिड़ गई। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इस मामले में जनता और सार्वजनिक संस्थानों समेत अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों से 30 दिन में सुझाव मांगे, जिस पर बहस छिड़ गई। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। समान नागरिक संहिता हिंदुस्तान के मुसलमानों को मंजूर नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया। इसमें एक नई पहल जो विधि आयोग ने की है, वो स्वागत योग्य कदम है। 22वें लॉ कमीशन ने इस मुद्दे पर अलग अलग संगठनों और जनता से 30 दिन में सुझाव मांगा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे।